जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और तुम्हारे सर से सींग निकल रहे हो जिससे तुम्हारे अंदर जादुई ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम इगी और मरीन नाम के जवान लड़का लड़की को देखते हैं जो बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन एक रात किसी ने मरीन की बेरहमी से हत्या कर दी और सबको ये लग रहा था कि ये हत्या इगी ने की है। हालांकि इगी को गिरफ्तार नहीं किया गया, मगर शहर के सब लोग उससे नफरत करते थे और हर वक्त 15-20 रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर खड़े रहते ताकि इगी उन्हें अपना बयान दे सके। इन्हीं रिपोर्टर्स से बचने के लिए इगी अक्सर अपने माँ बाप के घर जाकर शांति ढूंढता। उसका परिवार उसे जेल से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उन्हें भी यही लगता था कि इगी ही मरीन का असली कातिल है। खैर, इगी के बड़े भाई टेरी ने उसे विश्वास दिलाया कि वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। इसके बाद इगी अपने बेस्ट फ्रेंड ली से मिला। ली ही इकलौता ऐसा इंसान था जिसे पूरा विश्वास था कि इगी बेगुनाह है। ली एक वकील था और उसने ही इगी को अब तक जेल से बचा कर रखा था। लेकिन कुछ देर बाद इगी को खबर मिली कि जिस फोरेंसिक लैब में मरीन की लाश रखी गई थी उसमें आग लग गई है और सारे सबूत जलकर खाक हो गए थे। अब उनके लिए इगी को बेगुनाह साबित करना और भी मुश्किल हो गया था। और तो और अब पुलिस को एक गुमनाम इंसान की गवाही मिल गई थी। उसने कत्ल की रात इगी को मरीन को घसीट कर अपनी गाड़ी में ले जाते देखा था। ये खबर सुनकर तो इगी और भी परेशान हो गया, जिसके बाद वो एक पब में पहुंचा जहाँ उसकी एक दोस्त काम करती थी। ग्लेना बहुत समय से इगी को चाहती थी, मगर इगी को मरीन के सिवाय खुद दिखाई कहाँ देती थी। खैर, अब मरीन की मौत के बाद ग्लेना ने उसके करीब आने की कोशिश की, मगर इगी को अब भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उस शाम मरीन के पिता और उसके दोस्त उस जगह पहुंचे जहाँ उसकी मौत हुई थी और उसे फूलों और मोमबत्तियों से श्रद्धांजलि दी। उस समय इगी वहाँ एक ट्री हाउस में छुपकर विस्की पी रहा था। वो जानता था कि वो बाकियों के साथ मरीन को श्रद्धांजलि नहीं दे सकता, क्योंकि मरीन के पिता डेल भी उसे अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार समझते थे। खैर, सबके जाने के बाद इगी गुस्से में वहाँ रखी हुई मूर्तियां तोड़ने लगा। तभी ग्लेना ने वहाँ आकर उसे रोका। इगी ने इमोशनल होकर कहा कि मरीन हर संडे चर्च जाती थी, अपने गले में क्रॉस भी पहनती थी वो, पर फिर भी वो इस तरह बेरहमी से मारी गई और भगवान ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये सब सोचकर इगी को हमेशा भगवान पर गुस्सा आता था। वो बहुत दुखी था तो ग्लेना ने उसे गले लगाकर शांत किया और फिर उन दोनों ने एक साथ रात बिताई। अगली सुबह जब इगी की आंख खुली तो उसने शीशे में देखा कि उसके माथे पर सींग निकलने शुरू हो गए थे। उसने ग्लेना से पूछा कि तुम्हें सींग दिखाई दे रहे हैं मेरे सर पे? मगर अचानक ग्लेना उसे अपने सारे राज बताने लगी और फिर जानवरों की तरह डोनट से भरा हुआ डिब्बा खा गई। अब इगी को एहसास हो गया कि भाई ये कोई सपना नहीं है, तो वो अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर अपना फॉर्म भरा, पर तभी एक बच्ची हल्ला मचाकर अपने खिलौने इधर उधर फेंकने लगी। उसकी माँ उसे शांत नहीं कर पा रही थी, तो उसने अचानक इगी से कहा कि मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि इसे यहीं छोड़ के चली जाऊं। इगी को समझ नहीं आया कि अगर इसका मन कर भी रहा है तो मुझे क्यों बता रही है। वो घबरा कर रिसेप्शन पर आ गया, जहाँ रिसेप्शनिस्ट ने उस औरत को अपनी बेटी को बाहर ले जाने को कहा, क्योंकि उसके शोर की वजह से सब परेशान हो रहे थे। तभी वो बच्ची इगी के पास गई और कहने लगी कि वो अपनी माँ से नफरत करती है। खैर, कुछ देर बाद इगी डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, जहां नर्स उसे बताने लग गई कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। इगी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास के लोग अपने सारे खुफिया राज उसको क्यों बता रहे हैं। खैर, फिर डॉक्टर आया और उसने कहा कि ये सींग तो भाई काटने पड़ेंगे। फिर ऑपरेशन से पहले इगी को बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में इगी को वो दिन याद आया जब उसने मरीन को पहली बार चर्च में देखा था। उस दिन जाने से पहले इगी को मरीन जहाँ बैठी थी वहाँ उसका नेकलेस मिला, जो वो वहीं पर भूल गई थी। नेकलेस लौटाने के बहाने उन दोनों की बातचीत हो गई और वो अच्छे दोस्त बन गए। और फिर इगी मरीन को जंगल के बीचों बीच बना एक ट्री हाउस दिखाने लाया। उस दिन के बाद से ये जगह उन दोनों के लिए खास बन गई। जब इगी की आंख खुली तो उसने देखा कि ब्लेड उसके सर में फंसा पड़ा था और डॉक्टर और नर्स अपनी रंगरलियां मना रहे थे, जिनको देख के वो घबराकर तुरंत वहां से निकल गया। वो सीधा चर्च पहुंचा और फादर मोल्ड से मदद मांगने लगा, पर फादर उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। फादर कहने लगा कि भगवान तुझे तेरे पापों की सजा दे रहा है और इससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अब इगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ली के पास गया, पर तब पता चला कि ली को उसके सींग दिखाई नहीं दे रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि अच्छे लोगों को ये सींग नहीं दिखते। खैर, फिर वो अपने माँ बाप के घर पहुंचा और अपनी माँ से मिला। अब उसकी माँ ने भी उसे बाकी लोगों की तरह अपने खुफिया राज बताने शुरू कर दिए। उसने कहा कि वो इगी की परेशानियां सुन सुनकर थक चुकी है और सच बताऊं तो मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। जब इगी को पता चला कि उसकी माँ को उससे इतनी दिक्कत है तो वो बाहर जाने लगा, पर तभी सामने से उसके पिता आ गए। उसके पिता ने कहा कि वो इगी से नफरत करते हैं, क्योंकि उसने जो मरीन के साथ किया वो किसी पाप से कम नहीं है। खैर, इगी जैसा भी हो उनका बेटा है, इसलिए उसे जेल से बचाने के चक्कर में उसके पिता ने ही फोरेंसिक लैब को आग लगाई थी। अब इगी समझ चुका था कि उसके पास किसी के भी राज जानने की शक्ति है, तो उसने इस शक्ति की मदद से मरीन के असली कातिल को ढूंढने का फैसला किया, ताकि वो सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर ले। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर उस पब की ओर निकल पड़ा, ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कई रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया
जब रिपोर्टर्स ने उसे अपना बयान देने को कहा तो इगी कहने लगा कि तुम लोग आपस में मुकाबला करके ये तय क्यों नहीं कर लेते कि मेरे साथ एक धमाकेदार इंटरव्यू कौन करेगा। उसके ये कहते ही रिपोर्टर्स ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया और वहाँ तमाशा शुरू हो गया। इसी दौरान इगी चुपचाप पब में घुस गया। वो ये जानना चाहता था कि किस इंसान ने पुलिस को उसके खिलाफ झूठी गवाही दी है। वहाँ मौजूद लोगों से बात करके उसे अपना जवाब भी मिल गया और वो अपनी गाड़ी में लौट आया। गाड़ी में उसे एंगेजमेंट रिंग दिखाई दी जो वो मरीन को उस रात पहनाने वाला था जिस रात उसकी हत्या हुई। इस सरप्राइज के बारे में सिर्फ ली और टेरी जानते थे और प्लान के मुताबिक वो मरीन के हाँ कहने के बाद पब में आकर उसके साथ जश्न मनाने वाले थे। मगर उस रात जब इगी मरीन से मिला तो मरीन ने कहा कि वो लॉस एंजलिस जा रही है और अब वो इगी के साथ नहीं रह सकती। उसी पल एक वेट्रेस उसका ऑर्डर लेने आई, पर जब उसने देखा कि वो एक जरूरी बात कर रहे हैं तो उसने बाद में फिर से आने का फैसला किया। अब इगी और मरीन की बहसबाजी में इगी को लगने लगा कि मरीन को किसी और आदमी से प्यार हो गया है, इसीलिए वो रिश्ता तोड़कर जा रही है। मगर मरीन बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली गई। कुछ ही देर में जब इगी बाहर आया तो वहाँ टेरी भी मौजूद था, मगर इगी गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से वहाँ से चला गया। काफी देर यूं ही गाड़ी चलाने के बाद इगी एक शांत जगह पर आकर रुक गया और गाड़ी में ही सो गया। अगली सुबह पुलिस ने उसे ढूंढा और फिर एरिक नाम के पुलिस वाले ने उससे पूछा कि वो आखिरी बार मरीन से कब मिला था। ये सुनकर इगी काफी डर गया और उससे पूछा कि मरीन को क्या हुआ, लेकिन इसके बाद इगी ही इस जुर्म का आरोपी बन गया। खैर अब इगी उस गवाह से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां वो मरीन को प्रपोज करने वाला था। उसने उसी वेट्रेस वेरोनिका से पूछा कि उसने पुलिस से ये झूठ क्यों कहा कि उसने इगी को मरीन को घसीट कर गाड़ी में ले जाते देखा। इस पर वेरोनिका ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उसने झूठी गवाही इसलिए दी ताकि वो मशहूर हो जाए और मीडिया के लोग उसे तवज्जो देने लगे। सच जानने के बाद इगी एक रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां उसका भाई टेरी बैंड में काम करता था। शो खत्म होने के बाद उसने टेरी को बुलाया और कहा कि उसे वो गवाह मिल गई है जिसने पुलिस को झूठी गवाही दी है। अब इगी ने टेरी को पुलिस स्टेशन जाकर स्टेटमेंट देने को कहा क्योंकि उस रात टेरी भी वहाँ मौजूद था और उसने इगी को गाड़ी में अकेले जाते देखा था। और तब टेरी ने एक खुलासा किया। उसने कहा कि उस रात उसने मरीन को लिफ्ट दी थी। ये सुनते ही इगी गुस्से से भर गया और उसने टेरी को पीटना शुरू कर दिया। अभी सींगों की शक्ति के कारण टेरी ने उसे सच बता दिया कि उस रात उसने मरीन को घर छोड़ने के लिए लिफ्ट तो दी थी, पर रास्ते में ही मरीन गाड़ी से उतर गई। टेरी ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, पर मरीन ने कहा कि उसे ट्री हाउस में जाना है। अब टेरी ने वहाँ रुककर उसका इंतजार करने का फैसला किया, पर वो शराब के नशे में था और उसे जल्द ही नींद आ गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक खून से सना पत्थर उसके हाथ में था और अब टेरी घबराकर जंगल में मरीन को ढूंढने निकला। अचानक उसे एक पेड़ के पास मरीन की लाश दिखाई दी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया, पर उसने पुलिस को फोन नहीं किया वरना सीधा शक उस पर ही जाता। उसने तुरंत सारे सबूत मिटा दिए और किसी को भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब इगी टेरी को पीट रहा था तो उसी वक्त पुलिस ने वहां आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। खैर अगली सुबह ली ने जैसे तैसे इगी को फिर से जमानत दिलाई। इसके बाद जब वो दोनों बात कर रहे थे तो इगी ने देखा कि ली ने अपने गले में मरीन का क्रॉस पहना हुआ था। इगी को पता चल ही गया था, इसीलिए ली ने उसे बताया कि मरीन ने उसे ये क्रॉस तोहफे में दिया था। पर उसी समय इगी को एहसास हो गया कि ली ही वो लड़का था जिससे मरीन प्यार करने लगी थी और उसकी वजह से ही मरीन ने इगी को छोड़ दिया। इस बात से इगी को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो सीधा मरीन के पिता के घर पहुंचा। उसने मरीन के पिता डेल से पूछा कि क्या कभी भी मरीन ने ऐसा कुछ कहा कि वो किसी और से प्यार करने लगी है, लेकिन डेल इगी पर बहुत गुस्सा था और उसने इगी को तुरंत घर से निकल जाने को कहा। शहर के सभी लोगों की तरह डेल को भी यही लगता था कि इगी ही मरीन का कातिल है, पर उसमें इगी को अपने हाथों से सजा देने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेल दिल का अच्छा इंसान था और इसीलिए उसे इगी के सींग तक दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर फिर रात को इगी एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचा और पत्थरों पर सर पटक पटक कर अपने सींग तोड़ने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि ये पूरी जगह सांपों से भरी हुई थी और वो सब उसी की ओर आ रहे थे। इगी ने उसी वक्त एक लकड़ी से अपना बचाव करने की कोशिश की, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर एक सांप धीरे धीरे उसके कंधे तक आ गया और उसके गले में लिपट कर बैठ गया। उसी पल इगी के मन में उन सभी लोगों से बदला लेने की आग जल उठी जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। अब उसने सबसे पहले वेरोनिका से बदला लेने का फैसला किया। रात को वेरोनिका रेस्टोरेंट बंद करके अपनी गाड़ी में बैठी और लिपस्टिक लगाने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पूरी गाड़ी सांपों से भरी हुई थी। एक ही पल में सभी सांपों ने एक साथ वेरोनिका पर हमला बोल दिया। वेरोनिका जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर गिर गई जहां इजी उसके सामने खड़ा था। इजी ने कहा कि ये उसकी गलती की सजा है। खैर बाद में इगी ने ली को मिलने बुलाया। उसने ली से पूछा कि उसका मरीन के साथ कितने समय से चक्कर चल रहा है। ली ने कहा कि वो कुछ महीनों से साथ थे और जब मरीन की मौत हुई तो उसे यकीन था कि इगी बेगुनाह है, वरना वो इगी को जेल से कभी नहीं छुड़ाता। ये सुनकर इगी ने ली को सजा देने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि ली एक अच्छा इंसान है। मगर जाने से पहले उसने ली के गले से मरीन का नेकलेस निकाल लिया।
और उसी पल ली को इगी के सींग दिखाई देने लगे। तब जाकर इगी को एहसास हुआ कि मरीन का नेकलेस ही ली का सुरक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा कर रहा था। अब ली के पास नेकलेस नहीं था तो इगी अपनी शक्तियों की मदद से उससे पूरा सच जान सकता था। इगी ने उसे कब्जे में लेकर जमीन पर गिरा दिया और फिर जबरदस्ती सब कुछ सच बताने को कहा। आखिरकार ये खुलासा होता है कि ली ही मरीन का असली कातिल था। सच तो ये था कि ली हमेशा से मरीन को चाहता था। बचपन में उसने इगी को डूबने से बचाया, पर अब उसे इस बात का बहुत पछतावा था। अगर उस दिन इगी डूबकर मर जाता तो मरीन ली की हो जाती। ये सुनते ही इगी ली का गला दबाने लगा और उसकी यादों में पहुंच गया। उसने देखा कि उस रात इगी से मिलने के कुछ घंटे पहले मरीन ने ली को मिलने के लिए बुलाया था। मरीन ने कहा कि उसे अपने बारे में एक ऐसा सच पता चला है जिस वजह से अब वो इगी के साथ नहीं रह सकती। आज रात वो इगी से ब्रेकअप करने वाली थी, इसलिए उसने ली से कहा कि वो मरीन के जाने के बाद इगी को संभाले। मगर उस रात जब ली ने मरीन को टेरी की गाड़ी में जाते देखा तो वो भी उसके पीछे गया। फिर वो मरीन को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा। जब उसे मरीन मिली तो उसने मरीन को अपने साथ घर चलने को कहा, मगर मरीन ने कहा कि इस वक्त वो बिल्कुल अकेला रहना चाहती है। वो इगी से ब्रेकअप के बाद फूट फूट कर रो रही थी तो ली ने अचानक आगे बढ़कर उसे चूम लिया और कहने लगा कि तुम्हें अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। असल में ली को लगा कि मरीन ने इगी को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो ली से प्यार करती है, और मरीन ने उसी पल उसे दूर हटाते हुए कहा कि वो मरते दम तक सिर्फ इगी से ही प्यार करेगी, और उसने ली के बारे में तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं। इधर असलियत में ली ने अचानक खड़े होकर इगी पर हमला कर दिया। ली ने बताया कि जैसे ही उसे पता चला कि मरीन उससे प्यार नहीं करती और उसका इतने साल का इंतजार बर्बाद हो गया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत पास पड़ा एक हथियार उठाया और जोर से मरीन के सर पर दे मारा। इसके बाद उसने मरीन का नेकलेस चुराया और खून से सना पत्थर टेरी की गाड़ी में रख दिया ताकि मरीन की मौत का शक टेरी के ऊपर चला जाए। अब ली ने इगी पर कई बार जोरदार वार किए जिससे इगी बेहोश हो गया। फिर ली उसे घसीट कर उसकी गाड़ी में ले गया। अब उसका प्लान था कि वो पुलिस को बताए कि इगी को मरीन की हत्या करने का बहुत पछतावा था, इसलिए उसने ली के सामने अपना गुनाह कबूल किया और फिर मर गया बेचारा। ली ने इगी पर बहुत सारा तेल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी और उसी समय इगी ने गाड़ी चलाकर सीधा समुद्र में गिरा दी। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने सबको इगी के मरने की खबर दी, मगर उस रात इगी जिंदा बच निकला था। समुद्र से बाहर आने के बाद वो सीधा मरीन के पिता डेल से मिलने गया। उसे जिंदा देखकर डेल काफी हैरान हो गया। तब इगी ने एक बार फिर से उसे बताया कि वो मरीन का कातिल नहीं है, और इस बार डेल को उस पर यकीन हो गया। फिर उसने इगी को अपने घर में बुलाया और उसे एक चाबी दी जो मरीन उसके लिए छोड़ कर गई थी। तब इगी ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे मरीन का नेकलेस लौटा दिया। डेल ने बताया कि ये नेकलेस असल में मरीन की माँ का है, और डेल जानता था कि ये नेकलेस इगी के पास ही रहे तो मरीन को अच्छा लगेगा। जैसे ही इगी ने वो नेकलेस पहना उसी पल उसके सींग गायब हो गए और वो वापस एक आम इंसान के रूप में आ गया। इसके बाद वो सीधा ट्री हाउस में पहुंचा और चाबी की मदद से एक खुफिया बक्सा खोला जिसके बारे में सिर्फ वो और मरीन ही जानते थे। उसके अंदर इगी को एक बॉक्स मिला जिसमें मरीन ने कुछ चीजें रखी थी। उसमें इगी को मरीन का लिखा हुआ एक खुफिया खत मिला। जब उसने एक खत पढ़ा तो पता चला कि मरीन जानती थी कि वो जल्द ही मरने वाली है। मरीन तो इगी के साथ अपना परिवार बसाना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। असल में मरीन को भी उसकी माँ की ही तरह कैंसर था और अब वो भी कुछ ही समय की मेहमान थी। बचपन में उसने अपनी माँ के जाने के बाद अपने पिता की हालत देखी थी और वो नहीं चाहती थी कि इगी को भी वैसा ही तड़पना पड़े। मरीन जानती थी कि अगर इगी को उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर उसकी देखभाल में लग जाएगा, इसलिए उसने खुद को इगी से दूर करने का फैसला किया। अब वो अकेला ही ली के घर पहुंच गया और उसने देखा कि कुछ समय पहले जो भी हुआ था उसका ली को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय वो सींगों की शक्ति के वश में था। खैर, अब इगी ली को सैर के बहाने जंगल की ओर ले गया और बिल्कुल उसी जगह आकर रुका जहां उसने मरीन की जान ली थी। अब ली को एहसास हो गया कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, पर उसने इगी को समझाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है, मगर इगी तो पहले ही उसके मुंह से सच सुन चुका था, इसलिए वो जानता था कि ये सब एक नाटक है। अब तो इगी बस ली की जान लेकर बदला पूरा करना चाहता था, पर फिर भी इगी ने खुद को रोका और ली से कहा कि तुम खुद जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। उसी समय एक पुलिस वाले के साथ टेरी वहां आ पहुंचा और पुलिस वाले एरिक ने ली पर बंदूक तान दी। इगी को जिंदा देखकर एरिक समझ गया कि जरूर ली ने ही उसे मारने की कोशिश की होगी, इसलिए अब वो मरीन की मौत का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। अब ली के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मगर उसी पल अचानक उसने एरिक के हाथ से बंदूक छीनकर टेरी की टांग में गोली चला दी। जब इगी ने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की तो ली ने गोली चलाकर पुलिस वाले की खोपड़ी उड़ा दी और टेरी को धमकी दी कि अगर पास आने की कोशिश की तो वो उसे भी मार डालेगा। अपने भाई की जान को खतरे में देखकर इगी ने अपनी गर्दन से वो क्रॉस निकाला और उसकी पीठ में 2 पंख निकल आए, मगर जैसे ही वो उड़ने लगा उसके पंख आग पकड़ लेते हैं और उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। उसी पल इगी पूरी तरह से एक डीमन में बदल गया और इधर ली ने उस पर तब तक गोलियां चलाई जब तक उसकी बंदूक खाली नहीं हो गई। कई बार गोली लगने के बावजूद भी इगी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
जिसके बाद ली अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगा। इतना सब होने के बाद भी इगी को अपने पुराने दोस्त पर दया आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से वो ली को पहचानने में धोखा खा गया। ली ने मौका मिलते ही राइफल से उसके घुटने पर वार किया और एक तीखी चीज उसके पेट में घुसेड़ दी। इगी दर्द में था, लेकिन भागता हुआ ली की तरफ गया और अपना सींग उसके पेट के आर पार कर दिया। फिर उसने ली को दूर फेंक कर मारा और अपने सांपों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। कई सारे सांपों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और एक तो उसके मुंह में ही घुस गया। अपने प्यार का बदला पूरा हो जाने के बाद इगी भी आखिर में मर गया। दरअसल धरती पर उसका काम पूरा हो चुका था और अब वो इस दुनिया से दूर हमेशा हमेशा के लिए मरीन के साथ ही रहेगा।